हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है वो कवर करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक कुछ हो चुके हैं इसमें हम थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे। वो 1928 के बाद की चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी और ये सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। सबसे पहले बात करेंगे साइमन कमीशन की, और इसकी नियुक्ति क्यों हुई ये हमें पता होना चाहिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति इसलिए हुई थी क्योंकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी जांच करनी थी हर 10 साल के अंतराल पे। तो 10 साल के बाद जो 1929 में ये होना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे और कंजर्वेटिव पार्टी की उस टाइम पर सरकार थी, वो ये सोच रहा था अगर इसके बाद लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है तो हो सकता है हमारे हित में काम ना हो। इसलिए 2 साल पहले ही 1927 में नवंबर में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। और इसके विरोध का कारण ये था क्योंकि इसमें 7 सदस्य रखे गए और इसके सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। तो भारतीयों का कहना था कि अगर हमारे यहाँ के कानून की जांच करनी है कि अगर ये सही है कि नहीं, तो इसमें अंग्रेज़ों की क्या आवश्यकता है, कोई तो भारतीय इसमें होना चाहिए। तो विरोध का यही कारण बना। और ये साइमन कमीशन इंडिया में कब पहुँचा? 3 फरवरी 1928 को। नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को और ये भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। और यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ ये कमीशन गया हर जगह इसका विरोध हुआ, गो साइमन गो के नारे लगे। और इसी के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज भी हुआ इसके विरोध के दौरान, और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी मृत्यु का बदला किसने लिया था? तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी थी चंद्रशेखर आज़ाद की, उसने इसका बदला लिया सैंडर्स की हत्या करके। जिसने ये लाठीचार्ज करवाया था उसकी हत्या करके इसका बदला लिया गया, लेकिन बाद में उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो साइमन कमीशन था इसका विरोध नहीं किया था। तो सभी ने लगभग विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था साइमन कमीशन का, क्योंकि तब तक वो कांग्रेस का सपोर्ट करते थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, जस्टिस पार्टी ने विरोध किया था, इसके अलावा जो अछूत वाला एसोसिएशन था उसने इसका विरोध किया था। और किसने विरोध किया था? और जस्टिस पार्टी ने, और सिख वाली पार्टी जो एक थी, सिखों की पार्टी, उसने इसका विरोध किया था। ऑल इंडिया सिख पार्टी जो थी उसने इसका विरोध किया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब जो पढ़ेंगे वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी पढ़ेंगे। और ये कब बनी थी? 1930 में। किसने बनाई? सूर्यसेन ने, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जानते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मास्टर दा के नाम से किसे जानते हैं? तो सूर्यसेन को जानते हैं। और इनकी जो संस्था थी, ये क्रांतिकारी संस्था थी, और इन लोगों ने मिलकर बंगाल में चटगांव पर हमला किया। चटगांव के शस्त्रागार पर हमला किया और उसे लूटा, शस्त्रागार को लूटा। और इसमें बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उन महिलाओं के नाम पूछे जाते हैं। तो उनकी महिलाओं के नाम है प्रीति लता वाडेटकर थी, और कल्पना दत्त थी, और बीना दास, शांति घोष, ये लोग थी, सुनीति चौधरी। तो पूछा जाता है कि कौन सी 2 महिलाओं ने जिलाधिकारी को गोली मारी थी? तो वो थी सुनीति चौधरी और बीना दास। सुनीति चौधरी और शांति घोष। और बीना दास कौन थी? बीना दास को जब मौका मिला दीक्षांत समारोह में, गवर्नर ने इन्हें वो सम्मानित किया, तो उस टाइम पे इन्होंने उन्हें गोली मार दी। तो ये सभी महिलाएं क्रांतिकारी थी और सभी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से एसोसिएटेड थी, मतलब उनसे संबंधित थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्पना दास को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया शस्त्रागार हमले के कारण, और सूर्यसेन को फांसी दे दी गई 1934 में, और कल्पना दास को आजीवन कारावास दे दिया गया, और बाकी लोग सभी लोग गिरफ्तार हो गए। इसमें गणेश घोष भी शामिल थे। और ये सभी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितने मैंने अभी बोले हैं, जितनी महिलाओं के नाम बोले हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में जो 1-2 नाम और इम्पोर्टेंट है वो अंबिका चक्रवर्ती का नाम इम्पोर्टेंट है, गणेश घोष, लोकीनाथ और प्रीति लता, कल्पना दत्त, ये तो हो गई। तो ये सभी नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे जो चीज़ देखेंगे वो है नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, जो कि जो साइमन कमीशन की जब नियुक्ति हुई थी उसी टाइम पे वहाँ के जो राज्य सचिव थे उन्होंने बोला था, एक चैलेंज दिया था इंडियंस को कि आप अपना एक ऐसा संविधान बनाओ जो सभी के लिए मान्य हो, जितने भी धर्म यहाँ पे संस्थाएं हैं सभी के लिए मान्य हो। तो इसको स्वीकार किया इंडियंस ने। उसके बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 लोगों की समिति ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। किसने तैयार की? मोतीलाल नेहरू ने। और इसमें सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर सप्रू ये लोग भी शामिल थे, जो इम्पोर्टेंट नाम है। नेहरू रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो कौन कौन से थे? डोमिनियन स्टेटस की मांग की, मतलब स्वशासन की मांग की, और पूर्ण स्वराज इन्होंने नहीं मांगा, जो बाद में जो मन मुटाव था कांग्रेस में उसका कारण यही बना। और इसके अलावा वयस्क मताधिकार
की बात की गई, महिलाओं के सम्मान की बात की गई, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास रहें, और जो नाम मात्र की जो एक शक्ति होती है कि एक संवैधानिक शक्ति वो गवर्नर के पास रहे, बाकी हमारा खुद का शासन चले। और जो पृथक मताधिकार की बात थी, सांप्रदायिक आधार पर जो अलग से मताधिकार होता था, मतदान होता था, उसका इसने विरोध किया। तो बाद में मुस्लिम लीग भी इसी कारण अलग हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, अभी तक जो कांग्रेस के साथ चल रहे थे, वो मताधिकार की बात आई जब, तब कांग्रेस से पूरी तरह से अलग हो गए। उसके बाद वो कभी साथ नहीं आए। जो 1905 में अंग्रेज़ों ने बीज बोया था हिंदू मुस्लिम को अलग करने का, वो यहाँ पे एकदम पेड़ बन गया था पूरा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी फिर सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस का। जब ये रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने सौंपी थी, उसके बाद ही जो इनके बेटे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसका रीज़न यही था कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस बात पे इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर किसकी स्थापना की? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। और इस तरह से ये पूरी तरह से सभी स्वीकार नहीं कर पाए इस रिपोर्ट को, इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाई, फिर इसे कैंसिल करना पड़ा। इस रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गई। इसमें ये भी बात की गई थी, ये याद रखने वाली बात है, इसमें ये भी बात की गई थी कि जो राज्यों का बंटवारा हो वो भाषा के आधार पर हो। तो ये पूछा जाता है क्या क्या इसमें था। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो कि 1930 में हुआ था। ये किस लिए गांधी जी ने शुरू किया था? क्योंकि इन्होंने 11 सूत्री कुछ मांगे रखी थी प्रधानमंत्री के सामने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के सामने, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसमें शराबबंदी शामिल था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, कुटीर उद्योग, वस्त्र उद्योग और नमक कर में कटौती, और जो समुद्र तट है वो केवल भारतीयों के लिए आरक्षित हो। ये सभी मांगे उन्होंने की थी, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया या फिर इग्नोर कर दिया उसको पूरी तरह से। इसलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और ये शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में ये 78 अनुयायियों के साथ, इनके जो अनुयायी थे 78 लोगों के साथ, इन्होंने दांडी से लेके साबरमती से लेके दांडी तक की यात्रा की। और इस यात्रा को किसने कहा है कि नेपोलियन से किसने तुलना की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन से की है। नेपोलियन की जो नेपोलियन के एल्बा की यात्रा जो थी, उससे इसकी तुलना की है। तो ये पूछा जाता है किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है। वहाँ पे जाके ये पहुँचे कब थे? 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचे। वहाँ पे एक मुट्ठी नमक उठा के इन्होंने नमक कानून तोड़ा और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत की उन्होंने। तो ये डेट्स पूछी जाती हैं। 12 मार्च को इन्होंने यात्रा शुरू की थी, 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचे थे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस एक चीज़ के तुरंत बाद हुई थी? तो यही नमक कानून तोड़ने की तुरंत बाद हुई थी। और इसमें दक्षिण भारत में किसने इसका नेतृत्व किया? तो दक्षिण भारत में किया था सी राजगोपालाचारी ने। इसी तरह की उन्होंने वहाँ पे यात्रा शुरू की थी। जो दांडी मार्च जो यहाँ चल रहा था, उसी तरह का एक वहाँ पे सी राजगोपालाचारी ने शुरू किया था। इस यात्रा में बहुत सी महिलाएं भी शामिल थी, जिसमें सरोजनी नायडू का नाम प्रमुख है। और उत्तर पूर्व भारत में एक महिला थी जिसका नाम था रानी गौंडिल्यू। उनका नाम भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनकी अच्छी भूमिका रही। बाद में उन्हें रानी की उपाधि भी गांधी जी ने प्रदान की। उस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे एक पत्रकार थे वेब मिलर, जिनकी अच्छी खासी भूमिका रही। ये अमेरिकी पत्रकार थे। तो पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार जिसने पूरा अच्छे से वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे एक धर्सना आक्रमण हुआ था, धर्सना विद्रोह हुआ था, तो उस पर किसने अच्छे से लिखा था? तो वो अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर। तो ये सभी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे ही एक रेजिमेंट थी, गढ़वाल रेजिमेंट, जिसने जो भारतीय थे उन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये भी पूछा जाता है किस रेजिमेंट ने इनकार किया था? गढ़वाल रेजिमेंट ने। तो ये सभी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो गोलमेज सम्मेलन, जो कि जो साइमन कमीशन वाली रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया इंग्लैंड में। और पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे वहाँ के। पहले वाला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें टोटल 89 भारतीयों ने भाग लिया। उसमें उदारवादी दल शामिल था, मुस्लिम लीग के लोग शामिल थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसमें शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू शामिल थे, एम जी मुंजे, जयकर, ये सभी लोग यहाँ पर गए थे। और भारतीय नरेश जो थे उसमें से भी कुछ लोग गए थे, जो भारतीय रियासतें थी उसके व्यक्ति भी वहाँ पे गए थे। लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं बन पाई, क्योंकि जो पृथक निर्वाचन वाली बात थी उसमें सभी लोग एकता नहीं बन पाई। और ये वाला पहला वाला जो गोलमेज सम्मेलन था इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो पूछा जाता है कौन से व्यक्ति जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे? तो तेज बहादुर सप्रू जो हैं ये भी तीनों में शामिल थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी तीनों में शामिल थे। तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें
एक ही गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, वो था दूसरा, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और ये कब हुआ? ये 1931 में हुआ था, जो कि सितंबर से नवंबर में हुआ था 1931 में। और इसके पहले गांधी जी को इसने मनाया किसने था कि वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में आपको पार्टिसिपेट करना है? तो जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन एक पैक्ट करवाया था 5 मार्च 1931 को, जिसमें ये बात मानी गई कि मैं गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करूँगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो कुछ शर्तें जो इरविन के द्वारा मानी गई, उसमें क्या क्या शामिल था कि जो शराबबंदी है और शराब की दुकानें और विदेशी वस्त्र जो हैं उसके सामने हम शांतिपूर्ण तरह से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हिंसा में संलिप्त नहीं हैं उनको रिहा कर दिया जाए, ये बात मानी गई थी। और गांधी जी की एक बात मानी गई थी जिसमें शामिल था कि जो नमक कानून है उसको कर कम किया जाए, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। और इसके अलावा जो लोग सरकारी जॉब में थे, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी आंदोलन के तहत, उन्हें फिर से नौकरी में रखा जाएगा। तो ऐसा ये सब बातें इरविन ने मान ली थी। और इसके अलावा गांधी जी ने कुछ बातें मानी थी जिसमें विदेशी जो सामान है उसका जो बहिष्कार किया जाता है वो नहीं करेंगे हम, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। तो इन सभी बातों के चलते, और एक और बात थी कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो थे, उनकी फांसी के लिए यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, इसी बात का लोगों ने विरोध किया। जब 1931 वाले अधिवेशन में कराची गए थे गांधी जी, तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि ये इन तीनों लोगों की फांसी नहीं रोक पाए, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं उसके लिए, मतलब कि उन्हें फांसी ना दी जाए। तो इसी बात का लोगों ने वहाँ पर विरोध किया। और 1931 वाले में ही मौलिक अधिकार की बात हुई। तो ये पूछा जाता है 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये कराची में हुआ था। यहाँ पे मूल अधिकारों की बात की गई पहली बार, और यहीं पे गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। उसके बाद फिर 1931 वाले में इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका भी, इस गोलमेज सम्मेलन का। बस वही पृथक निर्वाचन की बात थी जिसमें एकता नहीं बन पाई, और इनकी कोई बात नहीं मानी गई वहाँ पर। ये किस जहाज़ से गए थे पूछा जाता है, SS राजपूताना जहाज़ से गए थे, अल्बर्ट हॉल में वहाँ पे रुके थे। तो ये सभी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे पृथक निर्वाचन के मुद्दे पे अंबेडकर और इनमें एक टकराव हो गया, और ये जो था पूरी तरह से जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ये वाला गोलमेज सम्मेलन, और गांधी जी वापस आ गए इंडिया। फिर तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, उसमें भी कांग्रेस के किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। और बाद में एक आता है कि कम्युनल अवार्ड, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने शुरू किया था कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या किया गया कि सभी को अलग कर दिया गया, ईसाइयों के लिए अलग वोटिंग होगी और मुस्लिमों के लिए अलग, मतलब सांप्रदायिक रूप से सभी को अलग थलग कर दिया गया। दलितों के लिए भी अलग वोटिंग की व्यवस्था। जिस टाइम पे कम्युनल अवार्ड आया उस टाइम पे गांधी जी यरवदा जेल में थे। इन्होंने वहाँ पे आमरण अनशन, मतलब जो भूख हड़ताल शुरू की, और उसके बाद फिर कुछ लोगों के सहयोग से, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों के सहयोग से अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट कहा जाता है। और ये कब हुआ था? सितंबर 1932 में। इसमें सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया, और इस तरह से पूना पैक्ट हुआ जिसमें जो दलित वर्ग थे उनको अलग जो निर्वाचन करना था उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है 1934 में, एक अलग विचारधारा की स्थापना होती है। 1937 में पहली बार विधान मंडल का इलेक्शन होता है जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया पहली बार 1937 में। और इसमें जो 11 प्रांत थे उनमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। केवल पंजाब और बंगाल और सिंध में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस तरह से टोटल बाद में 6 राज्यों में इसने गवर्नमेंट बनाई थी, अपनी सरकार बनाई थी। कुछ राज्यों में पूर्ण बहुमत की तरह से बनाई थी, कुछ राज्यों में अलग लोगों से मिलके अलग अलग पार्टियों से इसने सरकार बनाई अपनी। फिर 1939 का जो त्रिपुरी संकट एक कहा, ये क्या चीज़ था? क्योंकि इस टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी ने किसका सपोर्ट किया था? पट्टाभी सीतारमैया का। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का सपोर्ट किया। इससे पहले 1938 वाला जो सम्मेलन था कांग्रेस का, उसमें भी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 वाले में भी उन्हें चुना गया, लेकिन गांधी जी ने अगर पट्टाभी सीतारमैया का सपोर्ट किया तो भी सुभाष चंद्र बोस उसमें जीते और वो हार गए, पट्टाभी सीतारमैया। तो गांधी जी जो थे वो इस बात से खुश नहीं थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व करे। तो एक समिति बनाई थी, नियोजन समिति, जो सुभाष चंद्र बोस ने,
उसमें ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। गांधी जी का वो सहयोग चाहते थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये इनके व्यक्ति नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो गांधी जी को दुखी नहीं करना चाहते थे और पूरा काम अच्छे से हो इंडिया का और कांग्रेस अच्छे से काम करे ये चाहते थे, और सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसे ही कहा जाता है त्रिपुरी संकट। और इनके इस्तीफ़ा देने के बाद कौन अध्यक्ष बना, तो अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा जाता है इनके इस्तीफ़ा देने के बाद कौन बना था, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई। फिर बाद में 1939 में की गई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। उसके बाद 1940 में बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहाँ पे अंतरिम सरकार बनाने की मांग की गई कांग्रेस की तरफ से, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो ने अस्वीकार कर दिया। और इसकी जगह पे 8 अगस्त 1940 को इसने एक अगस्त प्रस्ताव रखा, जिसमें ये कहा गया था कि दूसरे विश्व युद्ध में अगर भारतीय सहयोग करते हैं तो बाद में डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। और इसके अलावा संविधान निर्मात्री एक समिति की बात की गई। पहली बार संविधान निर्माण करने की यहाँ पे बात की गई। और एक युद्ध सलाहकार समिति की बात की गई। इन सभी बातों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस अलग से पाकिस्तान बनाने की बात को अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया था। तो इस बात पर मुस्लिम लीग भी विरोध में हो गई इसके, और कांग्रेस भी हो गई। तो इस तरह से इनका जो अगस्त प्रस्ताव था ये विफल हो गया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन की स्थापना हुई। 1942 में मार्च में क्रिप्स मिशन भारत आया। और इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि अंग्रेज़ों पे एक दबाव बन रहा था ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ से, जापान की तरफ से, कि भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए। तो अंग्रेज़ों ने एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात की इंडिया को, और इस तरह से वो पूरी तरह से भारत का सहयोग भी चाहते थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो डोमिनियन स्टेटस देने की बात की, लेकिन जो गांधी जी थे इन्होंने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। इन्होंने कहा कि अब ये बात, अब हमें पूरा स्वराज चाहिए। पहली बार अंग्रेज़ों ने डोमिनियन स्टेटस देने की बात इसी में की थी। इससे पहले जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें केवल संविधान निर्माण करने की बात की थी, कि एक समिति बनाएंगे जो संविधान का निर्माण करेगी। 1942 के क्रिप्स मिशन में इन्होंने स्वशासन की बात की, स्वशासन देने की बात की, जिसमें कहा गया था कि जो इसमें शामिल कौन कौन होगा, तो ब्रिटिश जितने प्रांत हैं वो शामिल होंगी, जो रियासतें हैं वो शामिल होंगी, जिसका मन करे वो अलग रह सकता है, मतलब पूरी तरह से किसी को बाउंड नहीं किया जाएगा। तो ये सब बातें उसमें थी। इसे कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें जो पृथक निर्वाचन थी उसकी बात नहीं मानी गई थी पूरी तरह से, और पूरी तरह से पाकिस्तान बनाने की बात को भी नहीं स्वीकारा गया था। तो इस तरह से दोनों लोगों ने क्रिप्स मिशन का विरोध कर दिया, और इसी में गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। फिर आता है जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। पहले इसके लिए जुलाई में जो गांधी जी का आश्रम था वहाँ पे कांग्रेस की एक समिति, एक बैठक हुई, जहाँ पे इसकी बात की गई भारत छोड़ो आंदोलन की। बाद में 8 अगस्त 1942 को इस पर अनुमोदन प्राप्त हुआ। फिर 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और ये जो 8 अगस्त को जो स्वीकार किया गया था, ये ग्वालियर टैंक मुंबई से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया कि अब हम पूरी तरह से, हमें स्वशासन चाहिए, पूरी तरह से हमें स्वराज चाहिए, मतलब हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद करो और भारत को छोड़ के जाओ। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का इसमें नारा दिया गया। और इसमें गांधी जी ने थोड़ा थोड़ा हिंसा का भी सपोर्ट किया था। तो एक ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने हिंसा की भी बात की थी, मतलब कुछ भी करो लेकिन हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए पूरी तरह से। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था हमारे लिए बहुत, जो हमारी स्वतंत्रता थी उसके लिए ये सबसे बड़ा सिद्ध हुआ, सबसे बड़ा कारण। इसमें तुरंत ही जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ, ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी जो बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को, सरोजनी नायडू को, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें कुछ नेता उभरे जिनके नाम इंपॉर्टेंट है, जिसमें थे जयप्रकाश नारायण थे, और इसी में आए थे उषा मेहता लोग, इन लोगों का नाम आता है। जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग जेल में, लेकिन वहाँ से वो फरार हो गए थे। फिर ये जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उसमें लग गए थे, और ये सपोर्ट करने लगे थे, छुप छुप के ये भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट करने लगे थे। और उसके बाद फिर इसमें अरुणा आसफ अली भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इस टाइम पे इनकी भूमिका अच्छी खासी थी। फिर राम मनोहर लोहिया भी इसी टाइम पे जो प्रकाश में आए, मतलब इन्होंने सपोर्ट किया अच्छे से, लुक छुप के इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना पूरा सहयोग दिया। और उषा मेहता थी जो उस टाइम पे रेडियो पे प्रसारण करती थी और लोगों को क्रांतिकारी भावनाओं से भरती थी, और
तो ये सभी इनके काम थे। और गांधी जी को कहाँ रखा गया था ये पूछा जाता है, कि जेल में बंद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में इन्हें रखा गया था, गांधी जी को और सरोजनी नायडू को और कस्तूरबा गांधी को। तो यहीं पे कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी हो गई थी आगा खां पैलेस में। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। बाद में 1944 में गांधी जी को रिहा किया गया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बाद में 1944 में उन्हें रिहा कर दिया गया। और इसी दौरान महादेव देसाई जो कि गिरफ्तार किए गए थे उस दौरान, और कस्तूरबा गांधी की भी मृत्यु हो चुकी थी, महादेव देसाई की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसी दौरान 1944 से 1945 के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। कुछ जगह पे बलिया, उत्तर प्रदेश की बलिया में हुई चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में उत्तर प्रदेश में हमारे उसकी समानांतर सरकार की स्थापना हुई। और एक सतारा में हुई थी, महाराष्ट्र सतारा में। फिर एक मेदिनीपुर जो कि बंगाल में स्थित है, वहाँ पे 3 जगह पे ये समानांतर सरकार की स्थापना हुई। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, कहाँ कहाँ पे स्थापना हुई थी। उसके बाद 14 जून 1945 को एक वेवेल योजना आती है, डेट इंपॉर्टेंट है 14 जून 1945 को। इसमें कांग्रेस की तरफ से गए थे अबुल कलाम आज़ाद और जो मुस्लिम लीग है उसकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल हुए। और इसकी असफलता का प्रमुख कारण ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि मुस्लिमों का जो नेतृत्व है वो केवल मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है, मुस्लिम लीग ही करेगी, और कोई जो मुस्लिम है वो किसी अन्य पार्टी को वोटिंग भी नहीं कर सकता। तो इसकी असफलता का प्रमुख कारण यही था। और एक चीज़ पूछा जाता है कि गांधी जी ने वेवेल योजना में, वेवेल जो समझौता था, इसमें पार्टिसिपेट किया था कि नहीं। तो उस टाइम पे वो शिमला में ही थे, शिमला में ही समझौता हुआ था, और शिमला समझौता ये शिमला में हुआ था, लेकिन उस टाइम पे वो शिमला में थे और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें गांधी जी ने। इसे वेवेल योजना भी कहते हैं और शिमला समझौता भी कहते हैं। फिर 1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था, तो क्रिप्स शामिल थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग शामिल थे। और इसमें पूरी तरह से पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, मतलब पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब मुस्लिम लीग ने इसीलिए इस बात को नहीं माना था, कैबिनेट मिशन को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक ही राष्ट्र की बात की गई थी और यहाँ पर एक संविधान निर्माण करने की बात की गई थी। और उसके पहले एक अंतरिम सरकार की योजना भी थी कि अंतरिम सरकार पहले बनेगी, प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात की गई, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी वो प्रांतों के पास होगी। ये सभी कैबिनेट मिशन की बात थी। फिर 20 फरवरी 1947 में जो क्लाइमेट एटली थे, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि 1948 तक हम भारत को पूरी तरह से, जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे। ये जो एक क्लाइमेट एटली ने एक घोषणा की थी फरवरी में 1947 में कि हम जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर मार्च में माउंटबेटन यहाँ इंडिया आए, उसके बाद गवर्नर बन के इन्होंने घोषणा की कि जून में इन्होंने घोषणा की थी। और इसमें क्या क्या बात की गई थी 3 जून वाले माउंटबेटन योजना के तहत, कि 2 अलग अलग देश बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान, इनका अलग अलग संविधान होगा, अलग अलग संविधान सभा होगी। ये चीज़ें इसमें आई सामने। और इसके अलावा जो पृथक मतदान वाली बात थी वो इसमें अस्वीकार कर दी गई। और इसमें दोनों लोगों को इन्होंने अलग अलग बुलाया था, मुस्लिम लीग को इन्होंने अलग बुलाया था और कांग्रेस को इसने अलग बुलाया था, माउंटबेटन ने, और दोनों लोग से अलग अलग बात की थी। और इस मुद्दे पर पहुंचे थे ये लास्ट में कि बिना बंटवारे के भारत की स्वतंत्रता मुमकिन नहीं है, नहीं तो दंगे होने लगेंगे। तो इसलिए सरदार पटेल भी, गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा है कि सरदार पटेल ने परेशान होकर ये कहा था कि अब हमें माउंटबेटन से कहा था कि अब हमें पूरी तरह से अलगाव चाहिए, मतलब पाकिस्तान एक होगा, एक इंडिया अलग होगा। तो ये सभी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फिर जो आता है फिर 18 जुलाई 1947 को ये जो 3 जून वाली माउंटबेटन योजना थी इसे स्वीकार कर लिया गया। और जो वहाँ की संसद थी उसने स्वीकार कर लिया माउंटबेटन की योजना को 18 जुलाई 1947 को। बाद में 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। उसके बाद 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया। 2 अलग अलग हिस्से हो गए हमारे, पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन आज़ादी हमें आखिरकार मिल गई। तो ये सभी चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। हमारा देश आज़ाद हो चुका है अब। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बैक टाइम क्लासेस।